हातिम की वफादारी और लगाव और ज्यादा बढ़ गया था। आर्यन ने उसे देखा, गंभीरता से सुना और हातिम के साथ हंसा। वो हातिम के लिए दिल से खुश था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि हातिम की शक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं था। पिछले 5 घंटों में उसने क्रैगन गॉड की वसीयत हासिल कर ली थी और वो क्रैगन गॉड की लाश को उसकी इच्छा के अनुसार बुला सकता था। जब वो बुलाया जाएगा तो वो एक ऐसी शक्ति होगी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। आर्यन को इसका इंतजार था। अंत में हातिम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, मास्टर, मैं 2 ताबूत धो सकता हूँ, अपना अमृति स्वॉर्ड का ताबूत भी मुझे दे दो। लेकिन आर्यन ने अमृति स्वॉर्ड के ताबूत को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया और कहा, अब मेरे पास और भी अच्छे अस्त्र हैं, तो तुम इसकी फिक्र मत करो, बस अपने ताबूत को धोते रहो। फिर आर्यन ने अन्य तीनों वॉर गॉड्स की ओर देखा जो अभी भी मृत लाशों जैसे थे। उसने बुदबुदाया, अब तुम्हारे शरीर के नियंत्रण को कैसे तोड़ूं? आर्यन वीरन के सामने गया और बोला, वीरन जागो। हातिम भी पास आया और बोला, वीरन मास्टर वापस आ गए हैं। मास्टर, आर्यन वापस आए हैं। तुम्हें खुद को उस जादू से आज़ाद करवाना होगा, अब जल्दी जागो। लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी पुकारा, तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। आर्यन ने एक भारी सांस ली और फिर बोला, हातिम तुम जाकर आराम करो, मैं इन्हें जगाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ठीक है। हातिम ने अपने ताबूत को अपनी पीठ पर उठाया और घाटी की गहराई में चला गया। आर्यन जमीन पर बैठ गया और तीनों को देखने लगा। उसे नहीं पता था कि इन तीनों की मदद कैसे करनी है, लेकिन इतना तय था कि उन्हें खुद ही इस नियंत्रण को तोड़ना होगा। मैं गलत था, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, पर अब जो कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा मैं उसे 100 गुना बदला दूंगा। चाहे तुम भविष्य में कुछ भी बन जाओ, तुम हमेशा मेरे आर्यन के भाई रहोगे, हमेशा के लिए। आर्यन ने अपने दिल में खुद को दोषी ठहराते हुए धीरे से कहा। वो अतीत की बातें अमृतद्वीप में अपने अनुभवों के बारे में बता रहा था, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। उसने बताया कि उसने बाकी 4 वॉर गॉड से मुलाकात की थी। उसने बताया कि उसने अपने पिता को कहाँ पाया। उसने सप्तचर्क महाविद्यालय के बारे में बताया। वो बहुत कुछ बोलता गया, बहुत कुछ। अंत में उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन यह उन तीनों के लिए एक शक्ति स्रोत जैसा था, जिससे उनकी चेतना को यह और स्पष्ट रूप से पता चला कि वो कौन है, उनका अपना नाम, उनकी पहचान और उनके सामने बैठा व्यक्ति कौन था। मास्टर, तीनों ने कड़ा प्रयास जारी रखा और वो नियंत्रण शक्ति को तोड़ने के और करीब पहुंच रहे थे। उनके दिल पागलपन से गरज रहे थे और वे उन्मत्त रूप से चीख रहे थे। वो लगातार अपनी ताकत लगा रहे थे। ये प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। उन्हें वो शपथ याद थी जो उन्होंने आर्यन के साथ ली थी। वो निश्चित रूप से आर्यन के साथ इस दुनिया के शिखर पर, इस ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर भगवान रास्ते में आए तो भगवान को मार देंगे, अगर बुद्ध रास्ते में आए तो उसे भी। हजम शहर अंबर कुल के महल में ग्रेट एल्डर कासिमो ने सवाल उठाया, कुलपति आपने आर्यन को कैसे जाने दिया? क्या सच में आपको लगता है कि वो एक लड़की को बचाने के लिए मौत के मुंह में वापस आएगा? मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक लड़की क्या है, वो तो बस मर्द का खिलौना है। सभा हॉल में मौजूद अन्य एल्डर्स ने खुसफुसाहट शुरू कर दी, लेकिन शत्रुघ्न को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक शातिर मुस्कान थी। वो चुप रहा, लेकिन हॉल में चर्चा और तेज हो गई। अंत में सभी का चेहरा लाल हो गया और वे अपनी आस्तीनें चढ़ाने लगे। शत्रुघ्न ने अचानक कहा, ग्रेट एल्डर, तीसरा एल्डर अब तक क्यों नहीं आया? उसकी आवाज के साथ ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। लगभग सभी को तीसरे एल्डर की मौत के बारे में पता था। कासिमो का चेहरा काला पड़ गया। कुलपति, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने हॉल में मौजूद एल्डर्स की ओर देखा और बोला, चाहे आर्यन वापस आए या ना आए, हमारे पास पहल है। हम अभी उसे नहीं मार सकते। उसका वापस आना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं भी आता तो भी ठीक है। अभी दक्षिण तरंग महाद्वीप हमारे नियंत्रण में है, वो कुछ भी उल्टा सीधा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इनाया का मूल्य शायद ज्यादा ना हो, पर इतना तय है कि हम आर्यन को नहीं मार सकते, बल्कि उससे ड्रैगन क्षेत्र को खुलवाएंगे। जैसे ही ड्रैगन क्षेत्र खुलेगा, अंबरकुल की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ये कहते हुए अचानक उसकी नजरें सख्त हो गईं। उसने कहा, लेकिन कुछ लोग परिवार के भीतर अशांति पैदा करना चाहते हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे रुक जाएं। आप सभी मेरे तौर तरीके अच्छे से जानते हैं। अगर हद से ज्यादा आगे जाओगे तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। फिर शत्रुघ्न ने ठंडी मुस्कान के साथ कासिमो की ओर देखा। ग्रेट एल्डर, आप क्या सोचते हैं? कासिमो के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसने शांत आवाज में कहा, अंबरकुल हमेशा एकजुट रहा है। जो कोई भी कुल की एकता को भंग करेगा वो कुल का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट एल्डर ने सही कहा, आज से आप हजम शहर की रक्षा के जिम्मेदार होंगे। हजम शहर की रक्षा हमेशा शत्रुघ्न के व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। अचानक सत्ता छोड़ देना, ये बात कासिमो को बहुत अटपटी लगी। वो चौंकते हुए बोला, कुलपति, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन वो हमेशा से हजम शहर की रक्षा का अधिकार चाहता था।
जब यह उसे दिया गया तो उसके पास इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं था। अंबर कुल के अन्य एल्डर्स के मन में भी यही सवाल था। वे शत्रुघ्न के इरादों को समझ नहीं पा रहे थे। क्या वो ग्रेट एल्डर से डरता है? ग्रेट एल्डर को सत्ता देना इसलिए कि वह उससे डरता है? ये तो कहीं से तुक की बात नहीं लग रही। लगता है उसकी अपनी निजी योजनाएं हैं। जल्द ही बैठक खत्म हो गई। कई एल्डर तितर बितर हो गए, लेकिन कुछ एल्डर जो हिचकिचा रहे थे वो सारे के सारे कासिमों के पक्ष में खड़े हो गए। शत्रुघ्न के पास वाली काली छाया प्रकट हुई। उसे समझ नहीं आया और उसने पूछा, मास्टर आपने उसे सत्ता क्यों दी? अगर रक्षा का अधिकार उसे दे दिया तो वो कभी भी बगावत कर सकता है। शत्रुघ्न ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तू आर्यन को नहीं समझता। वो वापस आएगा और बहुत जल्द आएगा। उस वक्त सबसे पहले उसका सामना कासिमों की लाल कवच सेना से होगा। हा, कासिमो, तू मुझसे लड़ना चाहता है? तू अभी बहुत कच्चा है। शत्रुघ्न जोर से हंसा। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। वो और कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसे आर्यन की प्रकृति बहुत अच्छे से पता थी। वो कभी भी इनाया को खतरे में नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, इनाया के अलावा उनके पास आर्यन के बहुत से रूहानी योद्धा भी थे। ये रूहानी योद्धा आर्यन के भाई जैसे थे। वो उन्हें छोड़ नहीं सकता था। अगर वो खुद होता तो इनाया के लिए नहीं तो भी इन रूहानी योद्धाओं के लिए वो वापस जरूर लौटता। इन रूहानी योद्धाओं की उपयोगिता बहुत बड़ी थी। उसी पल एक काले कवच वाला योद्धा दौड़ता हुआ अंदर आया। कुलपति महल के बाहर एक दूत है जो कह रहा है कि वो अमर महल से आया है और आपसे मिलना चाहता है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? शत्रुघ्न की भौहें सिकुड़ गईं। अमर महल का दूत? बर्बर क्षेत्र और अमर महल का कभी कोई लेन देन नहीं रहा था। शत्रुघ्न एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, उसे अंदर आने दो। अमर महल का दूत? क्या वो कोई शून्य शिकारी था? नहीं, आने वाला कोई और नहीं बल्कि बुर्जुग सर्गेश्वर था। अमर महल तक खबर पहुंच चुकी थी कि इस वक्त बर्बर क्षेत्र में क्या चल रहा था। जिन योद्धाओं को आर्यन ने पिंजरे से छोड़ा उनके द्वारा पितृराज तक सारी खबरें पहुंच चुकी थी, और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दक्षिण तरंग महाद्वीप वाकई बर्बर क्षेत्र के नियंत्रण में था। वो सभी आर्यन से निपट रहे थे। उनका लक्ष्य एक ही था, तो स्वाभाविक रूप से वो आपस में गठबंधन कर सकते थे। जैसे ही सर्गेश्वर हॉल में दाखिल हुआ, शत्रुघ्न की नजरें थोड़ी सख्त हो गई। क्या अब अमर महल के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि सम्राट को दूतों का काम करना पड़ रहा है? वो अमर महल को थोड़ा बहुत जानता था और उसे पता था कि अमर महल के दूत का काम शून्य शिकारी करते थे, और उनमें कोई भी शून्य शिकारी इतने ऊंचे स्तर का नहीं था। हालांकि उसने कभी सर्गेश्वर को देखा नहीं था, फिर भी उसके बारे में अंदाजा लगा लिया। सर्गेश्वर ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, कुलपति की नज़र वाकई अच्छी है। शत्रुघ्न ने ठंडी आवाज में कहा, बता यहाँ क्यों आया है? सर्गेश्वर ने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की और सीधे बोला, मैं सुप्रीम एल्डर के आदेश पर अंबर कुल के साथ गठबंधन करने आया हूँ। गठबंधन? शत्रुघ्न ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, मुझे कोई रुचि नहीं है। सर्गेश्वर ने कहा, हमारा लक्ष्य एक ही है और हम जो चाहते हैं वो भी एक ही है। चाहे वो कुछ भी हो, हमारे अमर महल को उसमें हिस्सा लेने का कारण है। शत्रुघ्न ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, मुझे दूसरों के साथ कुछ भी बांटना पसंद नहीं है, और हमारा बर्बर क्षेत्र अमृतद्वीप नहीं है जो एक बच्चे के हाथों पिट जाए। और वैसे भी जब खुद अमर महल का सम्राट आर्यन के हाथों मारा गया हो तो ऐसी कमजोर शक्ति के साथ गठबंधन करने का क्या फायदा? सर्गेश्वर की आंखें सख्त हो गईं। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली, फिर ढीली की और बोला, कुलपति, ये तो आप भी जानते हैं कि आर्यन से निपटना इतना आसान नहीं है। शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बर्बर क्षेत्र अमर महल नहीं है, आर्यन से निपटने के लिए हम काफी है। बात नहीं बनी। सर्गेश्वर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, मुझे विश्वास है कि कुलपति हमारे साथ जल्द ही गठबंधन करेंगे। इतना कहकर वो अंबर महल से चला गया। शत्रुघ्न ने ठंडी हंसी हंसी, अमृतद्वीप को आर्यन ने पहले ही उलट पुलट कर दिया है और अब तुम दूसरी ताकतों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये पहले वाला युग है? हा, उसने अमर महल को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखा, क्योंकि वर्तमान अमर महल केवल पितृराज के सहारे खड़ा था। अगर वो मर गया तो पूरा अमृतद्वीप ढह जाएगा। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा था। पश्चिमी तरंग महाद्वीप पर पूरी तरह अंधकार लोक का कब्जा था। उत्तरी और दक्षिणी तरंग महाद्वीप बर्बर क्षेत्र के हाथ में थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में अमृतद्वीप सबसे कमजोर था। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। सतह पर लग रहा था कि अब अमर महल कमजोर हो चुका है, आर्यन ने उनकी नींव टहला दी है। लेकिन जो किसी को मालूम नहीं था वो ये था कि पितृराज ने न केवल पश्चिमी अंधकार लोक बल्कि शून्य भूमि से भी गठबंधन कर लिया था। केवल इतना ही नहीं, पितृराज ने अमृतद्वीप के छिपे हुए योद्धाओं को भी निमंत्रण भेजा। ये वो योद्धा थे जो वर्षों से केवल अपनी साधना और शक्तियों में लीन थे।
उन्हें संसार की मोह माया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर ये साथ आ जाए तो यहाँ तक कि अमर महल को जड़ से उखाड़ सकते थे। चून की धरती की आयु सीमा सिर्फ 1000 साल थी और वे सभी अपने अंत के बेहद करीब पहुंच चुके थे। पितृराज के लुभावने प्रस्ताव, जिसमें अनंत उम्र देने का वादा था, को वे ठुकरा नहीं पाए। अगर वे ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना हासिल कर लेते तो शायद वे और लंबी उम्र पा सकते थे। जब तक वो जिंदा थे सब कुछ संभव था। सभी योद्धा इकट्ठा हो गए। अमर महल उनके लिए पूरी तरह खोल दिया गया। वहां प्रबल अमर ऊर्जा थी और बहुत सी शक्तिशाली तकनीकें थीं जो उन्हें भेद स्वरूप मिली। वर्तमान अमर महल कुछ दिन पहले के अमर महल से पूरी तरह अलग था। इसकी ताकत एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। ये था पितृराज का तरीका। अगर 6 अनंतवीर आर्यन और उसके बाप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उसने पूरे 50 से 60 अनंतवीर इकट्ठा कर लिए। यहाँ तक कि उनमें कुछ तो ब्रह्मवीर भी थे और आर्यन को इसकी भनक तक नहीं थी। योजक चिन्ह अल्पविराम योजक चिन्ह अल्पविराम योजक चिन्ह। 2 दिन बीत चुके थे और आर्यन अभी भी तीनों वॉर गॉड से बातें कर रहा था। उसने पिछले कुछ सालों में अमृतद्वीप में जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। वो चाहता था कि वो जाने कि उसने इन सालों में कैसे जीवन जिया, और वो ये भी बताना चाहता था कि वो उन्हें कितना याद करता था। बस एक रात और बाकी है। आर्यन ने सांस छोड़ी, अपनी आंखें हल्के से उठाईं और बोला, कल मैं इनाया को बचाने जाऊंगा, जो तुम्हारी भाभी भी है। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल सूरज उगने पर तुम मेरे साथ चल सको। हम सब भाई हैं, चलो मिलकर लड़ें। फिर वो उठा और थोड़ी दूर एक पेड़ के सहारे टिक कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कल एक भयंकर युद्ध होने वाला था। ये विकसित लोग बहुत शक्तिशाली थे, खासकर शत्रुघ्न। अगर उसे मारना है तो पूरी तैयारी करनी होगी। रात की ठंडी लहरों के बीच आर्यन ने कुछ पल सुकून के बिताए। उसका दिल अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और फिर उसने उठकर डेविल रूप ले लिया। 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स गायब हुए और आर्यन डेविल में बदल गया। लेकिन उसका वर्तमान डेविल रूप अभी भी पहले जैसा ही था। उसके 6 पंख टूटे हुए थे। काल अस्थि बंधन की शक्ति तितर बितर थी। काल अस्थि बंधन का पहला स्तर। काल अस्थि बंधन की शक्ति सक्रिय होने में विफल। सिस्टम की आवाज गूंजी। पिछली बार जब उसे पितृराज की प्रचंड कुचलन शक्ति का सामना करना पड़ा, तब से आर्यन का डेविल शरीर बहुत सीमित हो गया था और वो इसकी पूरी शक्तियों को सक्रिय नहीं कर पा रहा था। वर्तमान डेविल शरीर पूरी तरह बेकार था। ऐसा क्यों है? क्या लेवल बढ़ाने से भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता? क्यों? आर्यन समझ नहीं पा रहा था। वो काल अस्थि बंधन के 9वें स्तर की खतरनाक शक्ति को देख चुका था। अगर वो इतनी भयंकर थी तो 10वें स्तर पर कितनी प्रचंड होगी। लेकिन इस जरूरी समय पर उसका डेविल शरीर पूरी तरह अपनी मूल स्थिति में लौट गया था। 10वां स्तर तो छोड़ो, वो पहला स्तर भी नहीं खोल पा रहा था। उसी पल पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के, तेरे डेविल शरीर पर एक शक्तिशाली ताकत ने हमला किया था और इसकी सारी शक्ति मर चुकी है। अगर तू इसे सक्रिय करना चाहता है तो तुझे इससे भी ज्यादा शक्तिशाली ताकत को सहना होगा और उस ताकत का उपयोग करके इसे सक्रिय करना होगा, वरना तेरा डेविल शरीर बस बेकार बनकर ही रहेगा। आर्यन हैरान और उत्साहित हुआ। उसने कहा, पूर्वज, क्या आप कह रहे हैं कि वो अभी भी मेरे शरीर में हैं और मैं उन्हें फिर से सक्रिय कर सकता हूँ? रुद्रदेव ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि इस दुनिया में ऐसी शक्ति है जो उन्हें सक्रिय कर सके। क्या एक ब्रह्मवीर की शक्ति भी इसे सक्रिय नहीं कर सकती? आर्यन ने पूछा। रुद्रदेव ने कहा, हाँ, एक ब्रह्मवीर की हमला शक्ति भी इसे सक्रिय नहीं कर सकती। ये धरती लोक की शक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ की शक्ति से इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर भी कुछ सोचता हूँ, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। आर्यन का डेविल शरीर बहुत शक्तिशाली था, खासकर जब वो काल अस्थि बंधन का 9वां स्तर खोलता था, तब ये और भी शक्तिशाली होता था। पूर्वज रुद्रदेव भी देखना चाहते थे कि 10वां स्तर कैसा होगा, उसकी शक्ति कितनी भयानक हो सकती थी। योजक चिन्ह अल्पविराम योजक चिन्ह अल्पविराम योजक चिन्ह। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण चमकी तो आर्यन ने अपनी आंखें हल्के से खोलीं। रूहानी योद्धाओं के साथ उसका 3 दिन का तय समय आ गया था। आर्यन खड़ा हुआ। उसके दिल पर एक भारी पत्थर दबा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि मीनराज और बाकी अभी भी नियंत्रण की शक्ति में जकड़े हैं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें उठाईं और दूर पहाड़ी पर खड़े 4 लोगों को देखा तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हातिम, वीरन, अरहत, मीनराज। सूरज की रोशनी में उनकी परछाइयां बहुत लंबी थी, जैसे कोई दैत्य हो। आर्यन धीरे धीरे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, दिल में उत्साह था। चारों को देखकर वो परिचित एहसास फिर से लौट आया। जैसे ही वो पहाड़ी पर पहुंचा, चारों वॉर गॉड्स ने खुशी के साथ चिल्लाया, मास्टर। उनकी आवाज भारी गड़गड़ाहट की तरह थी। आर्यन भी मूर्ख की तरह आंसुओं के साथ हंसा। हा। चारों वॉर गॉड्स भी आंसुओं के साथ हंसे। आधे पल बाद आर्यन ने हजम शहर की दिशा में देखा और बोला, चलो हजम शहर को नष्ट करें। हाँ, चलो भाभी को बचाने चलते हैं। चारों वॉर गॉड्स ने एक साथ चिल्लाया।
हजम शहर के रास्ते में आर्यन ने वीरन को उसकी शक्ति सौंप दी और बोला, वीरन, ये तेरी शक्ति है। हजम शहर के बाहर बचे हुए रूहानी योद्धा इकट्ठा हो चुके थे और आर्यन का इंतजार कर रहे थे। हजम शहर के अंदर कुलपति के महल में शत्रुघ्न ने हॉल में इनाया की ओर देखा और बोला, इनाया, क्या तुझे लगता है कि आर्यन तुझे बचाने आएगा? इनाया ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन पहले ही बीत चुके थे, क्या वो सच में आर्यन के लिए जरूरी थी? वो नहीं जानती थी। आखिरकार वो और आर्यन कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दुनिया में कौन सा आदमी ऐसी औरत के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? हजम शहर एक विशाल जाल था। अगर वो अंदर घुसा तो निश्चित रूप से बाहर नहीं निकल पाएगा। इनाया दिल से यही चाहती थी कि आर्यन ना आए। उसी पल हजम शहर की दीवारों पर एक भारी धमाका हुआ। आर्यन और उसके वॉरगॉड शहर के बाहर पहुंच चुके थे। शहर के द्वार कसकर बंद थे और दीवारों पर लाल कवच पहने सैनिकों की भीड़ थी। ये ग्रेट एल्डर कासिमो की निजी सेना थी। ये सभी दूसरी पीढ़ी के विकसित लोग थे। उनमें सबसे कमजोर भी एक स्वर्गवीर था। उनकी ताकत शत्रुघ्न की काली कवच सेना से बस थोड़ी कम थी। कासिमो की हवेली में, तूने क्या कहा? आर्यन सच में आ गया। कासिमो को ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई, पर आंखों में उत्साह की एक झलक दिखी। उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर उसके सैनिक वफादार थे, वे झूठ क्यों बोलेंगे? वो एक लड़की के लिए वापस आने की हिम्मत कर रहा है। हा, आर्यन, मैंने सोचा तू कुछ खास है, लेकिन तू तो सच में मूर्ख निकला। कासिमो की आंखों में तिरस्कार था। सिर्फ एक औरत के लिए आदमी का अपनी जान खतरे में डालना, ये कहाँ की तुक थी? कासिमो की नज़र में औरतें केवल आदमियों के खिलौने थी, उनकी भड़ास निकालने का साधन। आर्यन का आना उसे तुच्छ लगा। एक एल्डर आगे आया और बोला, ग्रेट एल्डर, आर्यन बहुत जरूरी है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमारे पास पहल होगी। दूसरा एल्डर बोला, अब हर किसी को पता है कि सिर्फ आर्यन ही ड्रैगन क्षेत्र खोल सकता है। यदि हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम सबसे पहले ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। उस वक्त पूरी धरती हमारी होगी। हा। कासिमो भी उत्साह से हंसा। ये दृश्य इतना सुंदर था कि वो और ज्यादा नहीं सोच सकता था। फिर कासिमो ने गर्जना की, मेरा आदेश सुनो, आर्यन को जिंदा पकड़ो। कुलपति महल में इनाया इतनी भावुक थी कि वो बिखर गई थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन, तू इतना पागल क्यों है? जल्दी यहाँ से चला जा, जल्दी। औरतें हमेशा सबसे अजीब प्राणी होती हैं। वह इस बात से भावुक थी कि आर्यन आया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि आर्यन उसके लिए खतरे में पड़े। शत्रुघ्न मुस्कुराया, इनाया, लगता है तेरा कुछ मूल्य है। अगर तू उसे मेरे आदेश मानने के लिए मना सकती है तो मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। इनाया ने शत्रुघ्न को घूरा, कुलपति, कृपया उसे छोड़ दो। आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। हा, उसे छोड़ दूं? अगर उसे छोड़ दिया तो फिर मुझे कौन छोड़ेगा? शत्रुघ्न ने मजाकिया अंदाज में हंसा। अगर उसे अपनी नियति को नियंत्रित करना था तो उसे ड्रैगन क्षेत्र का खजाना हासिल करना ही होगा। बस यही एकमात्र रास्ता था स्थिति को नियंत्रित करने का। हालांकि उसका बेटा निकम्मा था, मगर उसने जो कहा वो गलत नहीं था। जब तक वो टेलीपोर्टेशन द्वार को नष्ट कर देता, वो अपनी नियति को नियंत्रित कर सकता था। चाहे डॉक वर्ल्ड का वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उसे धमकी नहीं दे पाएगा। लेकिन इस सब के लिए आर्यन का होना जरूरी था। आर्यन, तू मेरा है। शत्रुघ्न ने उत्साह से हंसते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसी पल एक काले कवच वाला योद्धा हॉल में आया और बोला, कुलपति, ग्रेट एल्डर और बाकी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। शत्रुघ्न ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, कासिमो, हा, देखते हैं तू कब तक टिकता है। फिर उसने आदेश दिया, जाओ और सभी काले कवच योद्धाओं को महल में बुलाओ और ये खबर फैलाओ कि इनाया यहाँ मेरे पास है। जी कुलपति, कहते हुए वो योद्धा महल से गायब हो गया। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। इसी बीच शहर के एक सराय में एक काले लबादे वाला व्यक्ति खिड़की के पास एक निजी कमरे में बैठा था और स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा था। सड़कों पर हलचल थी और बड़ी संख्या में लाल कवच वाले योद्धा शहर की दीवार की ओर दौड़ रहे थे। उस व्यक्ति के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और वो ठंडे स्वर में हंसा, तो खेल अब शुरू होने वाला है। यह कोई और नहीं बल्कि सर्गेश्वर था। वो हजम शहर से नहीं गया था। शहर के बाहर आर्यन और चारों वॉरगॉड्स चुपचाप खड़े थे, उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वहीं दीवार पर मौजूद लाल कवच वाले योद्धा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और उन सभी के पास अपने खास तीर कमान थे, जो आर्यन और बाकियों के सिर पर तने थे। हातिम ने धीरे से कहा, मास्टर, क्या हम शुरू करें? वीरन ने उत्साह से कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मीनराज ने भी हंसते हुए कहा, अब धमाका करने का वक्त है। इन पिछले सालों में हमें बहुत सताया गया है। अरहत ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, अमिताभा, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? चलो मारना शुरू करें। उन चारों के इस तरह के पागलपन को फिर से महसूस करते हुए आर्यन उत्साह से हंसा। तभी दीवार पर खड़ा एक एल्डर हंसा और बोला, क्या तुम 5 लोग हजम शहर में उत्पात मचाना चाहते हो?
भूल जाओ आर्यन, अगर तू अमर महल की पूरी सेना भी लाता तो भी तुझे यहाँ रौंद दिया जाता। हजारों लाल कवच वाले योद्धा, सभी स्वर्गवीर स्तर या उससे ऊपर के, उनके सामने एक अकेले अनंतवीर स्तर के आर्यन का टिकना मुमकिन ही नहीं था। वो उनकी नज़र में कुछ भी नहीं था। तेरी माँ की, हातिम ने तुरंत गाली दी। मैं देखता हूँ कि कौन घुटनों पर बैठकर मुझे बाप कहेगा। उसी पल सिस्टम सूचना, क्या आप टीम मोड सक्रिय करना चाहेंगे? टीम मोड। आर्यन थोड़ा चौंक गया, फिर उत्साह से कहा, सक्रिय करो। टीम मोड सक्रिय। लीडर आर्यन, सदस्य हातिम, मीनराज, वीरन, अरहत। कुल मोड सक्रिय, एक्सपी में 10% की वृद्धि। सब कुछ तैयार है, आर्यन ने बुदबुदाया। फिर उसने गहरी आवाज में गर्जना की, उन्हें मारो, उन्हें दिखाओ कि उनका बाप कौन है। हाँ, हातिम ने अगुवाई की और तेजी से दीवार की ओर दौड़ा। एक जंगली गर्जना के साथ वो एक जंगली सांड की तरह था जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो उड़ा भी नहीं, बस बिजली की गति से दौड़ा। वो दीवार से टकराने वाला है। क्या ये कोई पागल है? हाँ, अगर वो पागल नहीं होता तो शहर की दीवार से टकराने की हिमाकत क्यों करता? सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि शहर का कवच है। यहाँ तक कि इसके आगे नक्षत्र नगर की सुरक्षा दीवार भी कुछ नहीं है, और वो इसे तोड़ना चाहता है। हा 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 हा। दीवार पर हंसी गूंज रही थी। सभी लाल कवच सैनिक हातिम का मजाक उड़ा रहे थे कि वो पागल है। लेकिन एक सेकंड बाद एक तेज धमाका हुआ। मोटी दीवार में एक बड़ा सा छेद बन गया। हातिम दीवार को भेदता हुआ अंदर घुस गया और छेद के आसपास दरारें पड़ने लगीं। कुछ सेकंड बाद और भी जोरदार धमाके के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। दीवार पर मौजूद दर्जनों लाल कवच योद्धा मलबे में दब गए। बाकियों की हंसी अब पूरी तरह से थम गई। उनके चेहरे पर हैरानी थी। अब पागल कौन था? उनके दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गए। शहर में घुसे हातिम ने अचानक गर्जना की, भाभी को मुझे सौंप दो। उसकी आवाज बिजली की तरह थी। उसी समय आर्यन के पास खड़ा वीरन हिला। वो पल में आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया और फिर तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां सबसे ज्यादा लाल कवच वाले योद्धा इकट्ठा थे। उसकी आंखें कुटिल हो गईं, जैसे नरक से उतरता कोई दूत हो, काल शाप। उसकी उंगलियों से एक काले रंग की धुंध निकली और दीवार पर खड़ा जो भी लाल कवच वाला योद्धा उसकी चपेट में आया एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। फिर मूर्तियों की तरह टूट गए। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सब एक झटके में मारे गए। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज पागल हो गई। एक्सपी पॉइंट्स बाढ़ की तेजी से बढ़ रहे थे। शहर के आसमान में वीरन की उदास आवाज गूंजी, भाभी को मुझे सौंप दो। हजम शहर का आसमान आग और बिजली से थरथरा रहा था, मानो स्वर्ग और पाताल एक महाकाव्य युद्ध के लिए आमने सामने आ गए हों। काले बादल गड़गड़ाहट कर रहे थे और बिजली की चमक हातिम और वीरन के चारों ओर नाच रही थी, जैसे वे युद्ध के अवतार हों। हातिम और वीरन दोनों ब्रह्मवीर की शक्ति से लबरेज देवताओं की तरह हजम शहर की धरती और आसमान में खड़े थे। उनके पीछे अरहत और मीनराज आर्यन के अगल बगल आसमान में तैर रहे थे, मानो दो नरकदूत यमराज के साथ उतर आए हों। उस पल पूरा शहर सन्नाटे की चपेट में था। लाल कवच वाले योद्धा एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, वे बस उन्हें बेवकूफी भरी नजरों से देखते रहे। तभी दीवार की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा एक एल्डर, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया था, चिल्लाया, इन कुत्तों को कुचल दो और घुटनों पर बिठाओ। उसके आदेश के साथ ही सभी लाल कवच वाले योद्धा समुद्र की लहरों की तरह पांचों की ओर उड़े। हा हा हा। हातिम ने एक खतरनाक फिर भी मासूम सी मुस्कान बिखेरी। उसने अपने हाथ नीचे किए और थंडर हथौड़ा उसके हाथों में बिजली की तरह चमक उठा। वो पीछे हटने की बजाय खुद एक तूफान बनकर दुश्मनों की ओर झपटा। वीरन भी पीछे नहीं रहा। उसकी काल शक्ति हवा में एक काली आग की तरह लहरा रही थी, जैसे मृत्यु का काला साया। लाल कवच वाले योद्धा बेहद शक्तिशाली थे। वो कासिमों की कुलीन सेना थी। सभी के स्वर्गवीर होने के साथ उन्हें धरती की सबसे खतरनाक सेना माना जा सकता था। लेकिन हातिम और वीरन के सामने वो गाजर मूली की तरह थे, जो पूरी तरह काट दिए गए। कोई बिजली की तरंग से जलकर मर रहा था, तो कोई पत्थर की मूर्ति बनकर चूरा चूरा हो रहा था। लाल कवच सेना बिल्कुल नहीं टिक पाए। हातिम और वीरन बहुत भयंकर थे। दोनों इस समय ब्रह्मवीर थे, तो उनके लिए लाल कवच योद्धा जो स्वर्गवीर थे, खिलौने की तरह थे। अचानक बचे खुचे लाल कवच योद्धा रुक गए और पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और दुख भरी चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। ये इंसान नहीं है, मुझे बचाओ। ये आदमी राक्षस है, शैतान है, मुझे बचा लो। उनकी चीखें आकाश में गूंज रही थीं और उनका साहस पिघल चुका था। वो पीछे हट रहे थे, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और उनके हथियार जमीन पर गिर रहे थे। डर एक जंगल की आग की तरह फैल रहा था, जिसे कोई नहीं रोक सकता था। हातिम अपनी पीठ पर क्रैगन ताबूत और हाथों में थंडर हथौड़ा लिए एक छलांग में मीनार के शिखर पर उतरा। उसकी नजर उस एल्डर पर टिकी जिसने अभी आदेश दिया था। हातिम की ठंडी मुस्कान ने हवा को और भारी कर दिया। उसने कहा, तो तू ही है वो जो हमें घुटनों पर बिठाना चाहता था।
एल्डर का चेहरा डर से थरथरा रहा था। वो कांपते स्वर में बोला, तू क्या करना चाहता है, राक्षस? हातिम ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो स्वर्ग को भी भस्म कर सकती थी। एल्डर के आसपास के लाल कवच वाले योद्धा धीरे धीरे पीछे हटे, जैसे कोई शिकारी उनके करीब आ रहा हो। एल्डर ने फिर से चीख कर कहा, तू क्या चाहता है? हातिम अभी भी चुप था, बस उसे घूरता रहा। उसकी ये चुप्पी उस एल्डर की हिम्मत को तोड़ गई। वो लगभग रोते हुए बोला, भाई तू कुछ बोलेगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तू चाहता क्या है? तूने कहा था ना हमें घुटनों पर बिठाएगा। हातिम की आवाज आसमान में बिजली की तरह कड़की। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि आसपास के योद्धाओं के कानों से खून बहने लगा और कुछ के दिल डर से थम गए। एल्डर का दिल टूट चुका था। वो घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह झुक पाता, हातिम का हथौड़ा हवा में लहराया। मेरे मास्टर के सामने घुटने टेक। एल्डर उड़कर सीधे आर्यन के सामने जा गिरा। वो हवा में ही घुटने टेक कर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। मास्टर आर्यन, मुझ पर दया करो, मैंने गलती की, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। आर्यन ने एक ठंडी कुटिल मुस्कान बिखेरी। तुझे माफ कर दूं, लेकिन अब देर हो चुकी है। ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड हवा में चमकी और अगले ही पल एल्डर का सिर हवा में उड़ गया। खून की फुहार बारिश बनकर नीचे गिरी। सिस्टम की आवाज गूंजी, एक्सपी पॉइंट्स की एक और लहर उमड़ी। सबको खत्म कर दो, उसने गर्जना की। इन योद्धाओं से मिलने वाले एक्सपी पॉइंट्स बहुत शानदार थे। उसका लेवल बढ़ने की कगार पर था, तो वो इस मौके को कैसे गवा सकता था? हा। हातिम और वीरन ने एक दूसरे को देखा और उनकी हंसी आसमान में गूंज उठी। वीरन की काल शक्ति और प्रचंड हो गई, और जहां वो गया वहां मृत्यु का नंगा नाच शुरू हो गया। हातिम का हथौड़ा बिजली की तरह गिर रहा था और हर हमले के साथ दर्जनों योद्धा धूल में मिल रहे थे। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। कासिमों की हवेली में। तूने क्या कहा? कासिमों का चेहरा गुस्से से लाल था। सारे लाल कवच योद्धा मारे गए। ये कैसे संभव है? वो सभी अगर किसी अनंतवीर से भी टकराए तो उसे भी मार सकते हैं, फिर वो इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? तूने कहीं कुछ गलत तो नहीं देखा? कासिमों का दिल ठंडा पड़ गया। उसकी कुलीन सेना, जिसे वो ब्रह्मवीर स्तर के योद्धा के खिलाफ भी अजेय मानता था, 1 घंटे में राख हो गई थी। हॉल में मौजूद अन्य एल्डर्स के चेहरे उदास हो गए। ग्रेट एल्डर, अब हम क्या करें? लाल कवच सेना का खात्मा हो चुका था, तो अब आर्यन को कौन रोक सकता था? कासिमो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपनी तर्क बुद्धि नहीं खोई, बल्कि वह और शांत हो गया। उसकी नजरें कुटिल हो गईं और उसने भारी आवाज में कहा, शत्रुघ्न, तूने मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कौन असली चारा है। उसे अब सब समझ आ गया था। शत्रुघ्न ने जानबूझकर शहर की रक्षा उसे सौंपी थी, ताकि आर्यन उसकी लाल कवच सेना को खत्म कर दे और उसकी सत्ता को उससे कोई खतरा ना रहे। आर्यन अपनी लड़की को बचाने आया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। शत्रुघ्न, तूने उसकी लड़की को पकड़ा है, अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे बचेगा। फिर उसने आदेश दिया, सब पीछे हटो और कोई भी आर्यन को नहीं रोकेगा। वो आर्यन से नहीं डरता था। उसे भरोसा था कि अपनी शक्ति के बलबूते वो उसे दबा सकता है, लेकिन शत्रुघ्न की चालबाजी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। कुलपति महल में शत्रुघ्न के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। कासिमो, इस बार मजा आया। मुझसे टकराने का अंजाम बहुत घातक होता है। हा। उसके सामने खड़ा एक एल्डर घबराया हुआ था। उसने कहा, कुलपति, आर्यन जल्द ही यहाँ होगा, अब हम क्या करें? शत्रुघ्न ने ठहाका लगाया, एक तोते से क्या डरना जब उसकी जान मेरी मुट्ठी में है। हा। वो बिल्कुल भी आर्यन को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसके लिए आर्यन एक मछली था जो उसके जाल में पहले ही फंस चुकी थी। उसने आदेश दिया, उसे महल में आने दो, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह अल्पविराम, योजक चिन्ह। हजम शहर की सड़कें सुनसान थीं, दुकानें बंद थीं, हवा में खून और मृत्यु की गंध थी। पूरा शहर एक कब्रिस्तान बन चुका था, मगर आर्यन और उसके साथियों के लिए यह एक युद्ध का उत्सव था। आधे घंटे बाद वो कुलपति महल के सामने खड़े थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हवा में हत्या की मंशा तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। हातिम ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, मेरी भाभी को मुझे सौंप दो। अगर उसे एक खरोंच भी आए तो मैं पूरे अंबर कुल को कब्रिस्तान में बदल दूंगा। ये कहते हुए उसने हथौड़ा जमीन पर पटका और धरती हिल उठी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। हातिम ने झुंझलाते हुए कहा, मास्टर, कहीं वो कायर डरकर भाग तो नहीं गए? तभी वीरन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अंदर एक खतरनाक आभा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, खतरनाक आभा। हातिम ने गुस्से में हाथ झटका, थंडर हथौड़ा पकड़ा और क्रैगन ताबूत को पीठ पर लादे बड़े बड़े कदमों से महल में घुस गया। मुझे देखने दो ये आभा कितनी खतरनाक है। लेकिन तभी आर्यन ने चिल्लाया, फॉर्मेशन। यहाँ एक फॉर्मेशन है, ध्यान से।
हातिम, पागल। उसके इस कदम से तीनों वॉरगॉड भी चौंक गए और तेजी से आगे बढ़े। ये फॉर्मेशन बहुत चालाकी से गढ़ी गई थी। आर्यन को फॉर्मेशन की शक्ति का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब जब हातिम फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुका था तो आर्यन और बाकियों ने रुकने की जरा भी कोशिश नहीं की। वीरन दूसरा था जो फॉर्मेशन में घुसा। वो भी हातिम की तरह पलक झपकते ही गायब हो गया। अरहत और मीनराज भी उसके पीछे पीछे गए और गायब हो गए। आर्यन ने भी उनका पीछा किया। उनके बीच का समय अंतर आधे सेकंड का भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फॉर्मेशन में कदम रखा उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। पूर्वज रुद्रदेव भी हैरान थे। उन्होंने कहा, आर्यन ध्यान से रहना, ये फॉर्मेशन डॉकवर्ल्ड से आई है। भले ही यह वहां की फॉर्मेशन जितनी मजबूत ना हो, पर यहाँ मौजूद फॉर्मेशन इसकी तुलना में ये कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर से डॉकवर्ल्ड। आर्यन के दांत भिंच गए। उसका गुस्सा लावा की तरह उबल रहा था। कमबख्त, मैं उस डॉकवर्ल्ड को राख कर दूंगा। देखता हूँ वो किस तरह की दुनिया है। तुरंत उसने अपनी चेतना को चारों ओर फैला दिया। वो बाकी चारों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वहां कोई अदृश्य दीवार हो, वो किसी की शक्ति को महसूस नहीं कर पाया। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, इस तरह की फॉर्मेशन में आने के बाद हर कोई अलग अलग आयाम में पहुंच जाता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो तुम्हारे दिल दिमागी डर को सामने लाती है। जो कुछ भी तुम्हें डराता है वो बाहर आ जाएगा। मुझे चिंता है। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो आर्यन को काबू करके किसी भी खतरे से बचा सकते थे, लेकिन ये दिल का मामला था, वो इसे काबू कैसे करते? आर्यन ने पूछा, दिमागी डर बाहर आएगा? पूर्वज, इसका मतलब क्या है? उसके बोलने से पहले ही हवा में शत्रुघ्न की छवि प्रकट हुई। आर्यन ने मन ही मन कहा, पूर्वज मुझे उससे डर नहीं लगता, फिर उसका चेहरा क्यों दिख रहा है? पूर्वज रुद्रदेव कुछ नहीं बोल सके। शत्रुघ्न मुस्कुराते हुए बोला, आर्यन, दिलवेग फॉर्मेशन में तुम्हारा स्वागत है। बकवास बंद कर शत्रुघ्न। आर्यन की आवाज बिजली की तरह गूंजी। मेरे भाइयों को छोड़ दे, मेरी इनाया को छोड़ दे, और मैं इस शहर को राख होने से बचा लूंगा। शत्रुघ्न की हंसी और ठंडी हो गई। सौदेबाजी, तू मुझसे सौदेबाजी करने की औकात रखता है? यह मेरा खेल है आर्यन, यहाँ तू सिर्फ एक कीड़ा है। औकात? आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मुझे उनसे सख्त नफरत है जो मेरे सामने औकात की बात करते हैं। ऐसे लोग मेरे हाथों बहुत बुरा मरते हैं। इस दौरान उसका दिमाग लगातार फॉर्मेशन तोड़ने के तरीके सोच रहा था। शत्रुघ्न ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। आर्यन, अगर तू मेरी बात मान ले तो तेरे चारों वॉरगॉड भाई, तेरी प्यारी इनाया और दक्षिण तरंग महाद्वीप में तेरा परिवार सब सुरक्षित रहेंगे। बस मेरे सामने घुटने टेक दे। शत्रुघ्न को दिलवेग फॉर्मेशन पर पूरा भरोसा था। ये एक भ्रामक संरचना थी जो किसी के दिल में मौजूद सबसे बड़े डर को देख सकती थी और उसे वास्तविक बना सकती थी। कोई इसे तोड़ नहीं सकता था। आर्यन ने कहा, बकवास बंद कर शत्रुघ्न, तुझे मेरी फितरत अच्छे से पता होगी। तुझे ये भी पता होगा कि मुझे छूने का अंजाम क्या होता है। जब मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ तो बेशर्मी मत कर, वरना तू अपने बेटे से भी बदतर मरेगा। उसने अंदर ही अंदर कहा, पूर्वज, कोई रास्ता मिला? आपने एक बार कहा था कि हम फॉर्मेशन के मूल को तोड़कर किसी भी फॉर्मेशन से बाहर निकल सकते हैं, तो क्या आप इस फॉर्मेशन के मूल को नहीं ढूंढ सकते? आर्यन इस बारे में जानता था, लेकिन इस फॉर्मेशन का स्तर धरती की किसी भी फॉर्मेशन से बहुत ऊंचा था, तो इसे तोड़ना तो दूर, वो इसके मूल को भी नहीं ढूंढ सकता था। केवल पूर्वज रुद्रदेव ही एकमात्र सहारा थे। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाया। दिलवेग फॉर्मेशन का कोई निश्चित मूल नहीं होता और हर आयाम का मूल अलग होता है। यह एक मामूली घास का तिनका हो सकता है या वो चीज जो तुझे डराती है। दिलवेग फॉर्मेशन एक ऐसी संरचना थी जिसे डॉकवर्ल्ड में एक उच्च स्तरीय गुरु ने बनाया था, और अभी आर्यन जिस दिलवेग फॉर्मेशन में फंसा था वो उस फॉर्मेशन के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी। लेकिन फिर भी आर्यन इसे तोड़ नहीं सकता था। शत्रुघ्न की आंखें कुटिल हो गईं। उसे अपने बेटे की मौत का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसकी हंसी और ठंडी हो गई। आर्यन, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, या तो कुत्ते की तरह मेरी बात मान, या फिर आज तेरे चारों साथी, तेरी लड़की, सब मारे। उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड चमकी और एक ही वार में आर्यन ने उसके चेहरे को खत्म कर दिया। आज मरने वाला सिर्फ तू होगा। उसी पल दिलवेग फॉर्मेशन सक्रिय हुई और आर्यन के आयाम में एक बहुत ही दुखद आवाज गूंजी, आर्यन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यह इनाया की आवाज थी। आर्यन का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। वो गरजा, इनाया, तू कहाँ है? वो बिना सोचे समझे आवाज की दिशा में दौड़ा। आधा मिनट बाद एक सफेद शून्य से आयाम में उसने इनाया को देखा। वो एक क्रॉस पर बंधी थी, उसका शरीर खून से लथपथ, उसकी आंखें दर्द और याचना से भरी थी। आर्यन, जल्दी मुझे बचाओ। कमबख्त, पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी। आर्यन, रुको, ये भ्रम है, दिलवेग फॉर्मेशन का भ्रम। तू उसे नहीं बचा सकता। यही वो चीज थी जिसका पूर्वज रुद्रदेव को सबसे ज्यादा डर था। वो आर्यन को बहुत अच्छे से समझते थे। लड़ाई के मामले में उसमें कोई कमजोरी नहीं थी,
चाहे उसका दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। उसकी कमजोरी उसके अपने थे। यह उसकी सबसे घातक कमजोरी थी। भाई, लड़की, परिवार, जब इन पर खतरा आता वो आसानी से अपना आपा खो देता था। पूर्वज रुद्रदेव को नहीं पता था कि उसका अतीत कैसा था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसने पिछले जन्म में क्या अनुभव किया था। आर्यन के लिए परिवार इस दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इसे संजोता था। अपने पिछले जन्म में उसके पास सिर्फ दादा और एक छोटी बहन थी जिन्हें वो हमेशा बचाना चाहता था, पर उसके माता पिता कौन थे उसे नहीं पता था, और इस जन्म में भी वो अपने रिश्तों को अच्छे से संजोना चाहता था। जब उसने इनाया को दर्द में देखा तो आर्यन का दिमाग जैसे पागल हो गया हो। वो सीधे सामने दौड़ा और क्रॉस को आधा काट दिया। इनाया को छुड़ाते हुए उसने कहा, ठीक है, ठीक है। इनाया भी तुरंत आर्यन की बाहों में झपट पड़ी, लेकिन उसी पल आर्यन का सीना चीर दिया गया। एक खंजर उसके दिल में घुस गया। ताज़ा खून टपक रहा था। इनाया ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाई और बोली, तूने कुलपति की बात क्यों नहीं मानी? तूने उसकी बात क्यों नहीं मानी? ये बहुत दर्दनाक था। अगर